ओपनहाइमर, वो शख्स जिसने अमेरिका के लिए एटम बॉम्ब बनाया, फिर उसी मुल्क ने उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके क्यों फेंक दिया? वो शख्स जिसको एटम बॉम्ब बनाने का जुनून सवार था, फिर वही एटम बॉम्ब के खिलाफ क्यों हुआ? मेक्सिको के एक रेगिस्तान में इंसान ने पहली मर्तबा एक ऐसा तजुर्बा किया, वो तजुर्बा जो सिर्फ किताबों तक महदूद था, पहला एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट। उस साइट पर एक शख्स खड़ा था। धमाके के बाद उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर खामोशी और दिल में हैरानी थी जो अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। उसने कुछ अल्फाज कहे, एक पुरानी मजहबी किताब भगवद गीता के अल्फाज, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये शख्स था एटम बॉम्ब का क्रिएटर रॉबर्ट ओपनहाइमर। लेकिन क्या वो वाकई एक साइंटिस्ट था या इल्म का एक ऐसा आशिक जो समझ नहीं पाया कि वो क्या कुछ कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रॉबर्ट ओपनहाइमर और एटम बॉम्ब की पूरी कहानी। ओपनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसका खानदान जर्मन ज्यूइश बैकग्राउंड से था। वो बचपन से ही किसी आम बच्चे से बहुत अलग था। वो ज्यादा सोशल नहीं था और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी। उसे साइंस, नेचर और मिनरल से शुरू से ही मोहब्बत थी। एक मर्तबा उसने छोटी उम्र में ही एक मिनरल रॉक के केमिकल लेयरिंग तक की स्टडी कर ली, जिस पर उसके टीचर्स भी हैरान रह गए। ओपनहाइमर ने कभी दोस्त बनाने में इंटरेस्ट नहीं लिया। उसने खुद कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। वो एक इंट्रोवर्ट था लेकिन जहानत में लाजवाब। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर यूरोप चला गया सबसे एडवांस्ड फिजिक्स पढ़ने के लिए, खासतौर पर जर्मनी के शहर गोटिंगन से। यहाँ उसने एक नई फील्ड में काम करना शुरू किया, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो फील्ड है जिसमें एटम के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया जाता है। ये नॉर्मल फिजिक्स से बहुत एडवांस्ड है। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्टेबल तरीके से बिहेव नहीं करता। न्यूटन ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कुछ चीजें रैंडमली भी हो सकती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स को चैलेंज करते हुए कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन ओपनहाइमर जैसे साइंटिस्ट ने ये बात को मंजूर किया कि कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकती हैं। इसी क्वांटम लेवल पर एक थ्योरी ने जन्म लिया, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहां एक एटॉमिक न्यूक्लियस, यूजुअली यूरेनियम या प्लूटोनियम, दो छोटी न्यूक्लाई में टूट जाते हैं और जब ये टूटते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब साइंटिस्ट को ये बात समझ आई कि अगर ये रिएक्शन लार्ज स्केल पर चेन रिएक्शन के थ्रू हुआ तो एक मैसिव एक्सप्लोजन हो सकता है, तभी एटम बॉम्ब का आइडिया रियलिटी में आया। 1930s में एक डिक्टेटर पावर में आया, एडोल्फ हिटलर, जिसकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। उसने जर्मनी को वादा किया था मिलिट्री पावर बनाने का और उसने ज्यूज के खिलाफ जेनोसाइड शुरू कर दिया। इस दौरान जर्मनी में भी कई जीनियस साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग, और अमेरिका को यह खौफ था कि अगर जर्मनी ने हमसे पहले एटम बॉम्ब बना लिया तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तब के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उसने वार्न किया कि जर्मनी एटम बॉम्ब बनाने के करीब है और अगर अमेरिका ने इस पर फौरन काम शुरू ना किया तो नतीजा तबाहकुन हो सकता है। इसी खौफ की वजह से शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था एटम बम बनाना। इस प्रोजेक्ट में हजारों साइंटिस्ट, मिलिट्री पर्सोनल्स और इंजीनियर्स ने काम किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट का साइंटिफिक डायरेक्टर बनाया गया ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर ने लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में एक पूरा साइंटिफिक टाउन इस्टेब्लिश किया जहां बम डिजाइन और टेस्ट किया गया। अब समझते हैं कि एटम बम कैसे बनता है। पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि दुनिया में हर चीज एटम से बनी है। इस एटम में 3 मेन हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियस ही एटम बम का मेन हीरो होता है। एटॉमिक बम बनाने का तरीका न्यूक्लियर फिशन पे बेस्ड होता है। बम के अंदर यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 होता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस बहुत आसानी से टूट जाता है। यूरेनियम जब जमीन से मिलता है तो वह नेचुरल यूरेनियम होता है। उसमें सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है जो काम का होता है, और बाकी 99.3% यूरेनियम 238 होता है जो एटम बम बनाने के काम नहीं आता। अब यूरेनियम 235 बम बनाने के काम आता है, इसलिए साइंटिस्ट नेचुरल यूरेनियम को मशीन्स के जरिए एनरिच करते हैं, यानी यूरेनियम 238 को अलग कर देते हैं और यूरेनियम 235 की मिकदार बढ़ा दी जाती है, जैसे कि 90% तक। इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। और दूसरी तरफ प्लूटोनियम जमीन से बहुत कम मिलता है, इसलिए साइंटिस्ट इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं। जब यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो वो प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। प्लूटोनियम 239 का एटम आसानी से टूट जाता है और वो ज्यादा पावरफुल होता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम में यूरेनियम 235 यूज किया गया था, जहां के नागासाकी पर गिराए गए बम में प्लूटोनियम 239 यूज किया गया था। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इनका एटम बहुत आसानी से टूट जाता है। जब इनके एटम के न्यूक्लियस पर कोई न्यूट्रॉन मारते हैं तो इनका एटम टूट जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। साथ ही साथ 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और ये अगले एटम के साथ जाकर टकराते हैं। ये सिलसिला चेन रिएक्शन की तरह चलता रहता है, और जब 1 सेकंड में लाखों करोड़ों एटम्स में ये रिएक्शन होता है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसे एटॉमिक ब्लास्ट कहते हैं। ये ब्लास्ट इतना तेज होता है कि एक जमीन का पूरा हिस्सा उड़ा दिया जाता है। जब इस ब्लास्ट से गर्म हवा ठंडी हवा के साथ जाकर टकराती है तो एक मशरूम जैसा क्लाउड बन जाता है। साथ ही साथ इस ब्लास्ट से रेडिएशंस भी फैल जाती हैं। ये रेडिएशन 30 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा होती हैं। ये रेडिएशंस आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन जिल्द, हड्डी और डीएनए तक को जला सकती हैं। लोगों को कैंसर हो जाता है और उनकी अगली नस्लों तक इस रेडिएशन का असर रहता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। बम के डिजाइन होने के बाद 16 जुलाई 1945 को 5:29 पर पहला सक्सेसफुल एटॉमिक ब्लास्ट टेस्ट किया गया। ट्रिनिटी साइट पर। इस टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। ये ब्लास्ट 20 किलो टन्स था, जो कि 20,000 TNT के बराबर होता है, और रोशनी इतनी तेज थी कि 200 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी, और इतनी हीट रिलीज हुई कि वहां एक स्टील टावर पूरा इवेपोरेट हो गया। टेस्ट के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिका ने अपना पहला एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया। जिसका नाम था लिटिल बॉय, और ये यूरेनियम 235 का बना था। इस फैसले के पीछे अमेरिका की ये सोच थी कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो एक फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा,
जिसमें लाखों अमेरिकन और जापानीज फौजियों की मौत होगी। एटॉमिक बॉम्ब से उनका मकसद था वॉर को जल्द खत्म करना और दुश्मन की हिम्मत को तोड़ना। लेकिन उस दिन जो हुआ वो पूरी इंसानियत के लिए एक खौफनाक मंजर था। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 70,000 लोग पहले ही पल में मर गए। बॉम्ब गिरने के चंद सेकंड्स में सब कुछ खाक हो गया। जमीन तपकर लोहा बन गई, सब बिल्डिंग्स गिर गईं और आसमान में एक मशरूम क्लाउड बन गया। जो लोग बचे थे उनकी जिल्द रेडिएशंस की वजह से पिघल गई और ये लोग भी कुछ हफ्तों में मर गए और मरने वालों की तादाद 1,40,000 तक पहुंच गई। इसके बाद भी जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा एटम बॉम्ब नागासाकी पर गिराया। जो प्लूटोनियम 239 से बना था और इसका नाम रखा गया फैट बॉय। नागासाकी में भी 40,000 लोग पहले ही पल में मर गए और कुछ हफ्तों तक मौत का सिलसिला 80,000 तक पहुंच गया और ये शहर भी जलकर राख हो गया। बॉम्ब गिराने वाले पायलट कर्नल पॉल तिब्बत्स जब अपने प्लेन एनोला गे में वापस जा रहे थे तो एक रेडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ जिसमें सुना गया, माई गॉड व्हाट हैव वी डन। My God, what have we done? ये अल्फाज अमेरिका के गिल्ट को रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब की न्यूज आई तो लाखों लोग पल में झुलस गए और ओपनहाइमर का चेहरा वो नहीं रहा जो ट्रिनिटी टेस्ट के वक्त था। उसने सोचा कि उसने एक ऐसे जहन्नमी दरवाजे को खोल दिया है जिसको अब बंद करना बहुत मुश्किल है। अक्टूबर 1945 में ओपनहाइमर ने तब के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से मुलाकात की और उन्हें कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ट्रूमैन ने बाद में ये बात अपने लोगों को बताई और नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट क्राई बेबी साइंटिस्ट एवर अगेन। उस वक्त ओपनहाइमर को ये बात समझ आ गई कि जिसे वो अपना फर्ज समझ रहा था वो दुनिया के लिए सिर्फ एक हथियार बन गया। बाद में ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। उसने हाइड्रोजन बॉम्ब की भी मुखालफत की। उसने कहा कि अगर हमने अभी इसको कंट्रोल ना किया तो आगे जाकर इंसानियत का खात्मा इंसानों के हाथ ही होगा। लेकिन तब कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ताकत का नशा चल रहा था और ओपनहाइमर जैसे लोग अब सिक्योरिटी रिस्क बन गए थे। 1954 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने एक पब्लिक हियरिंग हुई जिसमें ओपनहाइमर पर कम्युनिज्म से ताल्लुक रखने सोवियत यूनियन के एजेंट से मुलाकात करने के इल्जाम लगाए गए। ओपनहाइमर ने हर इल्जाम का जवाब दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। वो शख्स जिसको अमेरिका ने अपनी साइंटिफिक पावर कहा था अब वही शख्स अपने मुल्क में एक दुश्मन बन गया। वो एक पब्लिक डिस्ग्रेस था। साइंस के इतने बड़े मुकाम पर आने के बाद पॉलिटिक्स की हवाओं ने ओपनहाइमर को गिरा दिया। उसके बाद ओपनहाइमर ने सियासत से दूर रहना ही बेहतर समझा। उसने अपना ध्यान फिलॉसफी और थ्योरेटिकल फिजिक्स में लगाना शुरू किया। हिंदू स्क्रिप्चर्स, ग्रीक फिलॉसफी और साइंस के मेटाफिजिकल पहलू उसका नया आसरा बन गए। उसने एक बार कहा था, इन सम सॉर्ट ऑफ क्रूड सेंस विच नो वल्गैरिटी, नो ह्यूमर, नो ओवरस्टेटमेंट कैन क्वाइट एक्सटिंग्विश द फिजिस्ट्स हैव नोन सिन। उसका कहने का मतलब था कि साइंटिस्ट ने अब ऐसी चीज को छू लिया है जिसको सिर्फ खुदा जानता है। 1950s और 60s में उसकी जिंदगी बहुत खामोशी में गुजरी। वो कॉन्फ्रेंसेस में जाता था लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। लोग उसे जिंदा भूत की तरह देखते थे। वो शख्स जिसको पूरी दुनिया ने यूज करके तन्हा छोड़ दिया। फिर 1963 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने उसे एनरिको फर्मी अवार्ड दिया। ये एक तरह का सिंबॉलिक अपोलॉजी था गवर्नमेंट की तरफ से।
लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ओपनहाइमर कैंसर से जूझ रहा था। चेन स्मोकर होने की वजह से उसे थ्रोट कैंसर हो गया। उसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका था। 18 फरवरी 1967 को न्यू जर्सी के एक आइलैंड में अपने घर में रॉबर्ट ओपनहाइमर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 62 साल थी। उसकी मौत पर कुछ लोगों ने कहा कि वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जो खुद अपनी तबाही का राज बन गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो एक शहीद था जिसको दुनिया ने समझने में देर कर दी। लेकिन एक सवाल रह गया, क्या ओपनहाइमर वाकई एक राक्षस था जो दुनिया के लिए एक तबाही का रास्ता खोल गया, या एक ऐसा इंसान जो वक्त से पहले एक ऐसा राज जान गया जिसे इंसानियत ने अनजाने में छू लिया था? ये फैसला आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।